हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंक मेकर्स चैनल। आज से हम आर एस प्रीलिम्स 2026 के लिए हिस्ट्री का मॉड्यूल स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस हिस्ट्री पढ़ने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फिर अपन मूव करेंगे मेडिवल हिस्ट्री पे, फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री और लास्ट में अपन पढ़ेंगे राजस्थान की हिस्ट्री। ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स है और इसमें आपको कंप्लीट आर एस प्रीलिम्स 2026 की तैयारी कराई जाएगी। इसमें आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स होंगे, टेस्ट सीरीज़ होगी और इसमें टेलीग्राम ग्रुप का मैं आपको लिंक यहाँ पे ऐड कर दूंगा वीडियो में। उसमें जाके आप सारे नोट्स और टेस्ट सीरीज़ डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कोर्स रहेगा। तो आज से स्टार्ट करते हैं एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो जो पार्ट मैंने येलो बॉक्स में दे रखा है वो एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया का सिलेबस है। उसमें सबसे पहले अपन को पढ़ना होगा इंडस एंड वैदिक एज, उसके बाद रिलीजन्स हैं जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, आजीविकास। 6th सेंचुरी BC में जनरली क्या हुआ, जैसे कि महाजनपद हो गए। उसके बाद कुछ मेजर डायनेस्टीज़ हैं जैसे मौर्य, कुषाण, सतवाहनास, गुप्ता, और फिर साउथ इंडिया में जैसे चालुक्य, पल्लवा, चोला। फिर उनसे रिलेटेड उनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ना है अपन को। उसमें मोस्टली जैसे टेम्पल्स आते हैं उनके बारे में जानना है, और इंडियन नॉलेज एंड वैल्यू सिस्टम जैसे कि वर्ण आश्रम, पुरुषास्त्र, संस्कार, फिलोसफी एंड एजुकेशन सिस्टम। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो हिस्ट्री पढ़ने के लिए हमने हिस्टोरियंस ने उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला कहते हैं जो है वो है प्री हिस्ट्री, सेकंड अपन उसको कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री, और थर्ड है हिस्ट्री। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, एकदम इजी टर्म्स है, मैं आपको बहुत इजीली समझा दूंगा। आप चाहें तो इसको हैंड टू हैंड आपके नोट्स में लिख भी सकते हैं, अदरवाइज़ ये रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आपको बस ध्यान से सुनना है, जैसे जैसे आप सुनते जाएंगे आपको सब याद होता जाएगा। एकदम ट्रस्ट रखिए, एकदम कंप्लीट सिलेबस आपको करा दिया जाएगा। तो प्री हिस्ट्री जो है, प्री हिस्ट्री वो एरा है हिस्ट्री का जहाँ पे कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं थे, मतलब नो रिटन रिकॉर्ड्स। इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है प्री हिस्ट्री का स्टोन एज। अभी डिटेल में अपन इस सब को देख लेंगे, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं। अभी जैसा जैसा मैं बोलता जा रहा हूँ वैसा वैसा आप सुनते जाइए और अपने नोट्स में लिखते जाइए, आपको सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ आ जाएगा। सेकंड डिवीजन हिस्ट्री का जो है उसे कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री, जहाँ पे अब इंसान ने लिखना तो सीख लिया था, रिटन रिकॉर्ड्स आपको पाए जाएंगे, बट उस रिकॉर्ड्स को आज तक हम डेसिफर नहीं कर पाए हैं। मतलब लिखा हुआ तो है, बट अभी जो अपन लोग हैं उसको डेसिफर नहीं कर पाए हैं। जैसे कि एग्जांपल इसका है इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन। थर्ड है हिस्ट्री, जहाँ पे रिटन रिकॉर्ड्स भी हैं और इंसान ने उसको डेसिफर भी कर लिया है। रिटन रिकॉर्ड्स प्लस डेसिफर भी यहाँ पे कर लिया है। यहाँ पे एग्जाम्पल देने की कोई ज़रूरत है नहीं, ये तो सिंपल है जो अपन हिस्ट्री पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, जहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है और इंसान को पता है उस रिटन रिकॉर्ड्स के हिसाब से। तो उस टाइम पीरियड को कहा गया है नॉर्मल हिस्ट्री। तो जो प्री हिस्ट्री है यहाँ पे जो मैंने अभी लिखा, प्री हिस्ट्री जो है ये जो है हिस्ट्री का अपने सबसे लंबा फेज़ है। लॉन्गेस्ट फेज़ ऑफ हिस्ट्री जो है वो कौन सा है? अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि इन तीनों जो डिवीज़न है हिस्ट्री के, इसमें से लॉन्गेस्ट फेज़ कौन सा है, तो लॉन्गेस्ट फेज़ अपना है प्री हिस्ट्री, क्योंकि सबसे स्टार्ट होता है लगभग 10 लाख साल पहले से और आज लगभग 10,000 BC तक ये चला है। तो ये जो पीरियड है सबसे बड़ा पीरियड है हिस्ट्री का, प्री हिस्ट्री। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड को भी फर्दर हिस्टोरियंस ने 3 पार्ट में डिवाइड करा है। प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट उसको आप कहते हैं पैलियोलिथिक पीरियड, सेकंड है मेसोलिथिक पीरियड और थर्ड है नियोलिथिक पीरियड। लिथिक का मतलब यहाँ पे होता है, लिथिक होता है स्टोन। तो पैलियोलिथिक पीरियड जो है इसको अपन स्टोन एज भी कहते हैं। लिथिक का मतलब होता है स्टोन, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड को आप स्टोन एज भी कहते हो। उसमें 3 पार्ट किए गए हैं, पैलियोलिथिक पीरियड, मीजोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड। अब पैलियोलिथिक पीरियड की जो टाइमलाइन है वो लगभग 5 लाख BC से 10,000 BC तक है। फिर उसके बाद 10,000 से आप स्टार्ट कर दीजिए, 10,000 BC से 6,000 BC तक मीजोलिथिक है, और उसके बाद 6,000 BC से लगभग 3,000 BC तक नियोलिथिक है। तो इसीलिए इतना बड़ा जो टाइम फ्रेम है, इसलिए इस पीरियड को, प्री हिस्टोरिक पीरियड को लॉन्गेस्ट फेज ऑफ हिस्ट्री कहा गया है। तो आइए एक एक करके अपन पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक क्या क्या है उसको समझ लेते हैं।
और सेकेंडली इसको समझाने से पहले एक और चीज़, जैसे यहाँ प्रोटो हिस्ट्री था, इसके बारे में भी जान लेते हैं। प्रोटो हिस्ट्री जो है, प्रोटो हिस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको अपन हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। हड़प्पा इसलिए क्योंकि हड़प्पा जो थी वो फर्स्ट साइट थी डिस्कवर करने, जो वहाँ पे डिस्कवर हुई उस सिविलाइजेशन में हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो इसका टाइम पीरियड लगभग 2600 से 1800 BC तक का है। और उसके बाद चैल्कोलिथिक फेज़ आता है, जो कि कांस्य युग, कॉपर फेज़ जिसको कहते हैं, वो उसकी टाइमलाइन लगभग 1800 से 1500 BC तक की है। ठीक है, तो पैलियोलिथिक पीरियड से अपन स्टार्ट करते हैं। पैलियोलिथिक पीरियड में इसको फर्दर डिवाइड किया है 3 पार्ट में। लोअर पैलियोलिथिक जो लगभग 5 लाख BC से 1 लाख BC तक है। फिर सेकंड है मिडिल पैलियोलिथिक, जो लगभग 1 लाख से स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे, और ये कहाँ तक है, 40,000 BC तक। ये आप एज इट इज़ नोट्स में लिखते जाइए, आपको बहुत ईजी रहेगा। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन जो भी आता है वो जनरली इसी टर्म से आता है, और उसके बाहर आता है तो वो किसी को से भी जनरली सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, इसको पैलियोलिथिक फेज को अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड करा, लोअर, मिडिल और अपर। अब देखते हैं लोअर पैलियोलिथिक में क्या था कि बिग और राउंड टूल्स, बिग, राउंड एंड इरेगुलर शेप के स्टोन टूल यूज़ करते थे। राउंड एंड इरेगुलर, यहाँ पे क्या, कौन से टूल्स थे, हैंड एक्सिस था, जैसे कि कुल्हाड़ी होता है उस टाइप का होता था। एक क्लेवर्स होते हैं, चॉपर्स होते हैं। ये टूल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, लोअर पैलियोलिथिक में। सेकंड आपका है मिडिल पैलियोलिथिक। इसमें टूल्स थोड़े से बेटर हो गए थे। यहाँ पे इरेगुलर है तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप के टूल्स होने लगे थे। थोड़ा सा टूल्स में इम्प्रूवमेंट हुआ था। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे हिस्ट्री में तो इम्प्रूवमेंट हर चीज़ में देखे जाएंगे। फिर थर्ड जो है रेक्टेंगुलर से यहाँ पे और शार्प करने के लिए टूल्स यहाँ पे कैसे हो गए थे, ट्राइंगुलर हो गए थे। तो देखिए सबसे पहले कैसे टूल्स थे, इरेगुलर शेप के। उसके बाद टूल्स का शेप थोड़ा बेटर हुआ, रेक्टेंगुलर शेप के टूल्स हुए, मतलब ऐसा कुछ टूल्स बनाने लगे थे। अब आप देखिए वो ट्राइंगुलर टूल्स बनाने लगे थे जिसमें पॉइंटेड एज होती है, जैसे ये है, ये है। तो ये टूल्स, ऐसे टूल्स से काम करना ईजी हो जाता था, इसलिए ये टूल्स में इम्प्रूवमेंट होता गया। यहाँ पे क्या क्या टूल्स हैं, ब्लेड्स हैं, पॉइंटर्स हैं। और मिडिल वाले में क्या क्या है, ब्लेड्स, ब्यूराइंस। ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पैलियोलिथिक पीरियड की। वहाँ पे क्या था, इन लोगों को जनरली हंटिंग एंड गैदरिंग का काम करते थे। मतलब हंटर एंड गैदरर्स ये लोग थे, हंट करते थे और खाते थे। मतलब कोई इनका परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता था। एग्रीकल्चर उस समय तक नहीं था और उनकी लाइफस्टाइल एकदम नोमैडिक लाइफस्टाइल होती थी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो साइट्स हैं पैलियोलिथिक की, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है भीमबेटका रॉक शेल्टर, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये कहाँ पे है भीमबेटका, ये मध्य प्रदेश में। भीमबेटका एक ऐसी साइट है जो सारे फेजेस जो हैं प्री हिस्ट्री के उसमें पाई जाती है। और भी यहाँ पे साइट्स हैं, सोहन वैली, बेलन वैली, ये सारी पैलियोलिथिक साइट्स हैं। नर्मदा वैली, कुरनूल। अब आपका काम ये है कि जो मैंने 4 साइट्स लिखी है, इन ये कौन से स्टेट में पाई जाती है, ये आप एक बार गूगल करके सर्च कीजिए, ताकि इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। और आप उसमें गूगल पे जब इसको सर्च करेंगे तो वहाँ पे मैप भी खुलेगा इंडिया का, तो आप लोकेट भी कर पाएंगे। और जब आप ये लोकेट कर लें तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपने ये जो साइट्स हैं कहाँ, कौन से स्टेट में पाई जाती हैं। तो सेकेंड फेज़ हम अब स्टार्ट करते हैं, उसको कहते हैं मीज़ोलिथिक फ़ेज़। मीज़ोलिथिक फ़ेज़ जो है वो अराउंड 10,000 BC से 6,000 BC तक था। मीज़ोलिथिक फेज़ में क्या चेंज आया, अपन ने पहले देखा था कि जो टूल्स हैं उनका शेप इम्प्रूव हो रहा था। जो स्टोन टूल्स थे पहले रेगुलर शेप के होते थे, उसके बाद रेक्टेंगुलर शेप के टूल्स होने लगे, फिर ट्रायंगुलर शेप के टूल्स होने लगे। तो ऐसे ही और इम्प्रूवमेंट टूल्स में होता रहा और फिर वो एकदम छोटे टूल्स बनाने लगे, जैसे उन्हें नाम दिया गया माइक्रोलिथ टूल्स। जो छोटे टूल्स होते हैं वो माइक्रोलिथ टूल्स के नाम से जाने जाते हैं। इसको याद रखने का सिंपल तरीका है, मीज़ोलिथिक में एम आता है, ऐसी माइक्रोलिथ में भी एम आता है। तो जहाँ पे भी आपको दिखे अगर वो ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर मीज़ोलिथिक फेज़ के टूल्स के बारे में, तो वहाँ पे माइक्रोलिथ टूल्स यूज़ होते थे।
सेकंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बिगन, मतलब यहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल चालू हो चुका था। यहाँ पे लोग अब थोड़ी सेटल लाइफस्टाइल के तरफ मूव कर रहे थे। पहले लोग नोमैटिक लाइफस्टाइल जीते थे पेलियोलिथिक फेज़ में, यहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू हो चुका है, इसलिए सेमी सेटल लाइफस्टाइल यहाँ पे जीने लगे थे। यहाँ की इंपॉर्टेंट एक साइट है बागौर, जो कि अपने राजस्थान में ही है। सबसे इंपॉर्टेंट साइट मेसोलिथिक फेज़ की कौन सी है? बागौर साइट। और जो भीमबेटका साइट है वो यहाँ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, हर फेज़ में पाई जाती है। बागौर के अलावा एक और साइट जो अपन को याद रखनी है वो है आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ पे है? यूपी में, सॉरी एमपी में। ठीक है, ये दो साइट अपन को याद रखनी है। यही वो फेज़ है जहाँ से रॉक पे दीवारों पे पेंटिंग करना चालू किया था लोगों ने। जैसे कि केव्स हो गई, केव्स में जो पेंटिंग थी, वो रॉक के ऊपर जो पेंटिंग होती है वो इसी फेज़ में चालू हुई है। ठीक है, अब आते हैं अपन थर्ड फेज़ पर, जो कि है नियोलिथिक फेज़। नियोलिथिक फेज़ की टाइमलाइन जैसे कि अपन ने पहले देखा था 6000 से 3000 BC तक है। नियोलिथिक फेज़ की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नियोलिथिक फेज़ इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। यहाँ पे एग्रीकल्चर शुरू हो चुका था। तो बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर किस फेज़ में आती है? नियोलिथिक फेज़ में। तो क्योंकि अब एग्रीकल्चर शुरू हो चुका है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू हो चुका था लास्ट मेसोलिथिक फेज़ में ही, तो इस वजह से क्या हुआ था कि लोग वहाँ पे जो लोग थे अब परमानेंट सेटलमेंट करने लगे थे। पैलियोलिथिक फेज़ में अपन ने देखा था वहाँ पे हंटर एंड गैदरर थे और नोमैडिक लाइफस्टाइल थी। क्योंकि यहाँ पे नियोलिथिक फेज़ में एग्रीकल्चर की शुरुआत हो चुकी थी और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल की शुरुआत हो चुकी थी, इसी वजह से परमानेंटली लोग एक जगह पर रुकने लगे थे, सेटलमेंट बनाने लगे थे। तो अगर बात आती है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमानेंट सेटलमेंट कौन से फेज़ में शुरू हुआ या फिर एग्रीकल्चर कौन से फेज़ में शुरू हुआ, तो वो है नियोलिथिक फेज़। नियोलिथिक फेज़ में एक और चेंज आता है, जो कि जैसे अपन शुरू से पढ़ रहे हैं, टूल्स में इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। अभी लास्ट फेज़ में अपन ने देखा था कि माइक्रोलिथ टूल्स थे। अब माइक्रोलिथ मतलब टूल्स का साइज़ छोटा है और टूल्स अच्छे बन चुके हैं, तो और इम्प्रूवमेंट क्या हो सकता था? अब यहाँ पे उन्होंने टूल्स को पॉलिश करना चालू कर दिया था। तो यहाँ पे पॉलिश्ड स्टोन टूल्स पाए गए हैं इस फेज़ में। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है पॉलिश्ड स्टोन टूल्स कौन से फेज़ के हैं, तो वो नियोलिथिक फेज़ आंसर होगा। इसके साथ में यहाँ पे पॉटरी और वीविंग का भी शुरुआत होती है। नियोलिथिक फेज़ में पॉटरी और वीविंग की भी शुरुआत होती है। तीन जो साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है नियोलिथिक फेज़ की, वो है मेहरगढ़, बर्ज़ाहोम और कोल्डिवाह। ये आप तीनों साइट का अगेन आप गूगल पे जाइए, इन तीनों की लोकेशन देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि तीनों साइट्स कौन कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, ये था अपना लास्ट नियोलिथिक फेज़। नियोलिथिक फेज़ की और भी कुछ साइट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, और उनकी भी आपको लोकेशन बतानी है कमेंट बॉक्स में। गुफक्राल और चिरांद और है सराई नहराया। तीनों की आपको लोकेशन मुझे बतानी है कमेंट बॉक्स में। और ये सारी साइट्स जो मैंने यहाँ पे लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स है, इनसे क्वेश्चन अगर आएगा तो इन साइट्स पे आएगा, अदरवाइज़ अपन एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो ये सारी साइट्स आपको याद रखनी है जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दी है। तो अगर एग्रीकल्चर की बात होती है तो कौन सा फेज़ अपन को टिक करना है? वो है नियोलिथिक फेज़। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर अपन पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन और चैल्कोलिथिक फेज़। तो फर्स्ट लेक्चर में इतना ही था। इससे रिलेटेड PYQ और प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा और उस पर सेपरेट लेक्चर भी बना देंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ये नोट्स भी वहाँ प्रोवाइड करा दूंगा। तो ऐसे ही इस लेक्चर को आप 2-3 बार देखिए, आपको कंप्लीट याद हो जाएगा, सब कुछ याद हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। ऐसे ही धीरे धीरे करके अपन पूरे RAS का सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और सारे PYQ भी सॉल्व करेंगे और ट्राई करेंगे कि अपना जो स्कोर है RAS प्री में है अराउंड 150 अपन 200 में से स्कोर कर पाएँ। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।